अगर आप कॉलेज में हैं और आप चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी इसी के साथ शुरू कर दी जाए जिससे कि आपके समय की बचत हो जाए और सही समय पर आप अपना पहला अटेम्प्ट दे पाएं, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि समय का आपका प्रबंधन और अच्छा हो, क्योंकि आपको कॉलेज के साथ में यूपीएससी की तैयारी करनी है। और इसके साथ ही यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है ये आपको पता हो, शुरू कैसे करनी है, खत्म कहां पे ले जाके करनी है, और अगले कई महीनों का पूरा रोड मैप आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा साल लगेंगे आपको एग्जाम देने में भी। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें चीजों को, नहीं तो होगा ये कि आपके पास समय तो बहुत ज्यादा है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि अगर आपका टारगेट यूपीएससी है, चाहे 2028 के लिए, 2029 के लिए या 2030 के लिए, कॉलेज के साथ आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये पूरी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात कि आपको अपने चैलेंजेस पता हो कि वो यूपीएससी की तैयारी आप कर किस ले रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। प्रीलिम्स में आपको पता है कि 100 प्रश्न है, 200 अंकों के हैं, और ये कट ऑफ के बेस पे इसी से तय होता है कि कौन लोग मेंस देने वाले हैं। सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का है, 80 प्रश्न होते हैं, 200 अंकों के होते हैं, लेकिन इसमें न्यूनतम 33% अंक लाना भी मुश्किल हो जाता है। ये सीसेट ही ऐसा पेपर है जिसमें लोग सब कुछ जीएस में अच्छा पेपर 1 में परफॉर्म कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पे बाहर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीसेट को हल्के में नहीं लेना है। और पेपर का समय आपको दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे मिलेगा, माइनस मार्किंग है। और अच्छी बात यह कि मेरिट में नंबर नहीं जुड़ते, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होती है वो मेंस के नंबर जुड़ते हैं। अब मेंस का पूरा पैटर्न अगर एक मोटा आइडिया अगर आप लगाएं तो क्वालिफाइंग नेचर के 2 पेपर होते हैं, यानी कि ये आपको बस क्वालिफाई करना है, इसमें मिनिमम मार्क्स हासिल करने हैं, सिलेक्शन में इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। एक तो है कोई एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। आमतौर पर अगर आप जिस भाषा में उससे बात कर रहे हैं शायद आपकी भाषा हिंदी होगी या फिर कोई और हो सकती है। दूसरा एक इंग्लिश होगी। तो ये 300-300 अंकों के होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर के हैं। लेकिन जिसके नंबर आपके सिलेक्शन में जुड़ेंगे वो है ये पेपर मेरिट के, जिसमें एक है एसए का पेपर 250 अंक का होता है, फिर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ये सब 250 अंक के होते हैं। और उसके बाद फिर ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल में देखिए 2 पेपर दिख रहे हैं, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। तो ऑप्शनल पेपर एक ही है लेकिन उसके पेपर 2 होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। तो एक ही ऑप्शनल आपके रहेगा, एक सब्जेक्ट कोई रहेगा, मतलब जैसे हिंदी साहित्य हो गया या हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो 500 नंबर का टोटल आपका ऑप्शनल, 250 नंबर कैसे, और 4 पेपर है 250-250 के जीएस के, यानी कि 1000 नंबर का जीएस। तो एक तरह से देखा जाए तो 1750 आपके मेंस के ऐसे नंबर हैं जो जुड़ेंगे आपके सिलेक्शन में। और उसके अलावा इंटरव्यू के 275 नंबर, तो टोटल हो गए 2025 नंबर। तो 2025 नंबर के बेस पे तय होगा कि इसमें जो सबसे बेहतर नंबर लेके आएगा वो पहुंचेगा सिलेक्शन लिस्ट में, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या जो भी पोस्ट है वो मिलेगी। अब ये सब के लिए आपको शुरू कैसे करना है, आपको पूरी तैयारी तो इन्हीं नंबरों के लिए करनी है, इन्हीं क्वालिफाइंग वाले पेपर के लिए करनी है। तो चलिए कि करके सारी बातों को समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी जानकारी जान लीजिए कि जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी का साथी दृष्टि आईएएस को बनाना चाहते हैं उनके लिए खास मौका है। दृष्टि आईएएस के सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेस आपको 50% तक की कम कीमत में मिलेंगे 16 अगस्त। अब चूंकि आज ही आखिरी दिन है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसका फायदा आप जल्द से जल्द उठा लीजिए। तो इसके लिए करना यह है कि आपको इस नंबर पे कॉल करना है। नंबर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं, 8750187501। तो जल्द से जल्द कॉल करके फायदा उठाइए। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर कि सबसे पहली बात यह है कि आपका टारगेट 2027 ईयर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप कॉलेज में सेकेंड ईयर में है, तो अगर आप कॉलेज सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में तो मोटा ये रहता है कि आप कॉलेज की ही पढ़ाई ज्यादा कर रहे होते हैं और कॉलेज को टाइम दे रहे होते हैं। तो मान लीजिए कि बेसिकली आप सेकंड ईयर से तैयारी यूपीएससी की शुरू कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा समय और खींच लीजिएगा। लेकिन सेकंड ईयर से सोचें तो आप 27 के लिए तो एलिजिबल नहीं है, 28 में आप दे सकते हैं जब आप फाइनल ईयर में होंगे, यानी कि आपके पास 21 महीनों का समय है। अब इसमें 2027 वालों में और 2028 वालों की तैयारी करने में अंतर होगा या नहीं होगा? सीधी सी बात है, होगा। एक के पास समय कम है, एक के पास ज्यादा है। तो अभी 27 वालों के पास थोड़ी हड़बड़ी और दबाव ज्यादा होगा। समय उनके पास बहुत सीमित, 12 महीने से भी कम का समय है। और मॉक टेस्ट का भी दबाव होगा, पढ़ना भी है, टेस्ट भी देने हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ रटने पर बहुत ज्यादा अभी जोर होगा। लेकिन आप 28 में पेपर देंगे, आपके पास मिनिमम 21 महीने हैं। तो अगर आपके पास मिनिमम 21-22 महीने हैं तो आप इंटरलिंकिंग कर पाएंगे, यानी कि सब्जेक्टों को डेप्थ में पढ़ पाएंगे और बाकी सब्जेक्ट से भी उनको इंटरलिंक कर पाएंगे, बाकी टॉपिक से कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे
और फैक्ट्स को याद करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप सफलता हासिल करने के लिए काफी मेहनत कर सकेंगे, इतना समय है आपके पास अभी के लिए। तो अभी लेकिन एक दिक्कत है, इसमें खतरा है। जो लोग 28 को टारगेट कर रहे हैं या 29 को कर रहे हैं या 30 को कर रहे हैं, उनके सामने खतरा ये है कि मेरे पास तो समय बहुत सारा है, बाद में देख लेंगे। दिक्कत यही हो जाएगी, जैसे ही आपने सोचा कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो हो सकता है कि जो स्थिति अभी 2027 वालों के लिए हो, आपके लिए वो स्थिति आ जाएगी, और आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं 27 वालों के लिए भी कहां, अभी बहुत समय तो है, अभी तो खूब टाइम है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, प्रीलिम्स के पहले आपको मेंस की तैयारी बहुत सारी कर लेनी है, नहीं तो बाद में प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कुछ ही महीने, 2 महीने 2.5 महीने का समय मिलता है, नहीं हो पाती है तैयारी। चलिए, तो यहाँ तैयारी के 3 मूल मंत्र हैं। पहले आपको नींव मजबूत करनी है, और उसके बाद रफ्तार बाद में पकड़नी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 6 महीने तो आपको कोई मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देना, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको कोई प्रेशर नहीं लेना, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने, यानी कि बेसिक से पढ़ना है। तो पहले 6 महीने अपनी बेसिक यानी कि फाउंडेशन को मजबूत करिए। कैसे करेंगे वो बताता हूं। फिर कॉलेज आपका हथियार है, कॉलेज आपकी मजबूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेजुएशन में अगर आप हैं, अगर आपका ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, तो आप देखिए कि आपके किन विषयों में आपको ज्यादा मजा आ रहा है, कि कौन से ऐसे विषय हैं जो आपको यूपीएससी में सफल होने में आपकी मदद करेंगे। जब आप शुरू के 6-7 महीने जीएस पढ़ रहे होगे और धीरे धीरे फिर आप ये देखोगे, या एटलीस्ट 1 साल जीएस पढ़ चुके होगे, तो आपको आइडिया लग चुका होगा किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना ज्यादा है यूपीएससी में। उस हिसाब से हो सकता है अपना ऑप्शनल आप चुन लो। और इसके साथ ही आप जब कॉलेज में होते हो, डिस्कशन होते हैं, डिबेट्स होते हैं, लाइब्रेरी होती है, तो वहां पे अपनी यूपीएससी वाली अप्रोच के साथ ही हमेशा कॉलेज कैंपस में अपने दोस्तों के बीच में आप रहेंगे, तो आप में एक निखार भी आएगा। तीसरी बात है कि आप रोज 2 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, तो हर हफ्ते आप 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो लंबे समय तक आप पढ़ेंगे, 28 के टाइम तक आते आते तो आप 1500 घंटे, 1500 घंटे पढ़ चुके होंगे। 1500 घंटे बहुत होता है। इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी तैयारी के लगभग बहुत बड़े तैयारी के हिस्से को पूरा कर चुके हैं। रोज 2 घंटे 3 घंटे औसत लगाए, 21 महीनों में 1500 घंटे। तो ये प्रीलिम्स निकालने के लिए भी पर्याप्त है और मेंस के बहुत सारे टॉपिक को कवर करने के लिए पर्याप्त है। अब बात आती है पूरा मास्टर प्लान क्या हो, तो इसमें 6 फेज होंगे। अब 6 फेज का मास्टर प्लान है, तो ये अगस्त 2026 अभी चल रहा है, वहां से शुरू होगा और मई 2028 तक चलेगा। मई 2028 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2028 का पेपर यूपीएससी का प्रीलिम्स मई में ही होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, पूरी प्रोसेस और रिजल्ट आने में तो साल भर लग ही जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, पहला फेज आपका क्या, मैंने बोला था आपसे, फाउंडेशन मजबूत करनी है, प्लस आपको सही दिशा पकड़नी है। तो ये 4 महीने के आसपास आपको देना होगा अगस्त 2026 से। फिर उसके बाद आपको आगे फेज 2 में ध्यान रखना है स्टैटिक का। तो आपको स्टैटिक जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसमें और आगे डेप्थ पे जाना है और इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है। फेज 3 होगा इंटरलिंकिंग एंड डेप्थ। यहाँ पे क्या होगा, जब आप हर एक सब्जेक्ट को पहले आप अलग अलग पढ़ रहे होगे, बाद में लिंक करना शुरू करोगे। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसको इकोनॉमी से लिंक करोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसको इकोनॉमी से लिंक करोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो साइंस एंड टेक्स से लिंक करोगे। मतलब हर सब्जेक्ट का आपस में कैसे, इन्वायरमेंट का कैसे ज्योग्राफी से लिंक है, इन्वायरमेंट का कैसे आपके इकोनॉमी से लिंक है, वो सारी चीजों को आप कवर जब करोगे तो आप देखोगे कि इस बार के जो यूपीएससी का पेपर है वो आपको अंदाजा लगाएगा कि हाँ, पेपर इंटरलिंकिंग वाले ही आते हैं। और मतलब सारे सवाल नहीं, पर ऐसे सवाल इतने तो हो सकते हैं आपको सिलेक्शन के इस पार या उस पार ले आए। दूसरा कि फेज 4 आएगा एक समय जब आपको कुछ महीनों के लिए क्या करना है, रिवीजन करना है, और उसके बाद एक फेज आएगा आपके प्रीलिम्स के पहले, उस टाइम पे आपको स्पीड बढ़ानी है, जिसको हम स्प्रिंट बोलते हैं। स्प्रिंट का मतलब तेज गति से आपको आगे बढ़ना है। तो प्रीलिम्स के कुछ महीने पहले, एटलीस्ट 3-4 महीने पहले आप गति बढ़ाइए, और लास्ट मंथ की एक स्ट्रेटजी अलग होगी जब आप प्रीलिम्स के अप्रोच के हिसाब से एक माइंडसेट बना रहे होंगे। अब यहाँ पे अगली एक बात को समझिए कि फेज 1 को समझते हैं, दिशा और नींव को। तो शुरू के 4 महीनों में आपको यूपीएससी की भाषा को समझना है। इस दौरान आपको बहुत डेप्थ पे नहीं जाना है, आपको बस बेसिक चीजें समझनी है, वो भी बिना प्रेशर के। पहले आपको सिलेबस का एनालिसिस करना है। यूपीएससी का सिलेबस, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 में कौन कौन से सिलेबस के आपके टॉपिक हैं जो सिलेबस में मेंशन है, तो आपको लिख देने चाहिए। इस लेवल पे आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई करंट अफेयर देखेंगे, जब भी आपके सामने कोई टॉपिक आएगा ना,
आप तुरंत उस आपके दिमाग में है कि अच्छा यूपीएससी में यहाँ पे है ये, तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए। रियलिटी चेक का मतलब ये है कि आप एक बार के लिए एटलीस्ट बिना पढ़े आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखिए। 26 का देखेंगे बेहतर है, एटलीस्ट 26, 25, 24, 23 पिछले 3-4 सालों का देखिए कि क्वेश्चन पढ़ के आंसर अटेम्प्ट करने में आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो आप अपना लेवल समझ पाएंगे कि क्वेश्चन आंसर देना ही सिर्फ नहीं है, आंसर देने के साथ में आपको क्वेश्चन कितना समझ में आया है ये भी तो मैटर करता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा है तो पहले आपको अपना लेवल ये पता चला कि आंसर तो निकालना दूर की बात है, मैं इन बातों का तो मतलब भी नहीं समझ पा रहा हूं। अगली बात है आपके लिए ऑप्शनल। अब देखिए ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए ना तुरंत तय करने का मौका है अगर आपके पास ह्यूमैनिटी या कोई ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपका रोचक या आपकी रोचकता दिख रही है आपको। लेकिन मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, मान लीजिए आपका अभी तो मैं 3 साल के ग्रेजुएशन के हिसाब से बोल रहा हूँ जो सेकेंड ईयर में है, लेकिन मान लीजिए कोई बीटेक कर रहा है, 4 साल का ग्रेजुएशन है उसका, या कोई और कोर्स कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है और उसमें ज्यादा समय लगेगा, तो वहां पर आप अपने जिस साल एलिजिबल होंगे उस साल एग्जाम देंगे और उस टाइम पे आपको ये देखना है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या आपका वही सब्जेक्ट होगा जिससे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है तो क्या सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल रख सकता है, क्योंकि ऑप्शनल का वेटेज बहुत बड़ा है, 500 नंबरों का है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या मैथ्स या फिजिक्स से कोई ऑप्शन लेना चाहे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इतना लेंदी है सिलेबस या इतना बड़ा है, भले आपके इंटरेस्ट का है, आपकी पहुंच का है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि आप सीमित समय में वो पूरा पढ़ ना पाए, या आपको बाकी के कंपटीशन में जितनी मेहनत यहाँ करनी पड़े उससे कम मेहनत में कोई दूसरा सब्जेक्ट आप कर सकते हो। तो सब विषयों को चुनने के लिए आपको क्या कोशिश करनी है कि ट्राई करना, हिट एंड ट्राई करना है कि एक बार ये सब्जेक्ट देखा, ये 2 ही 3 सब्जेक्ट में आपको कंफ्यूजन होगा जो आपके इंटरेस्ट के अंदर आ रहे होंगे, वो आपको समझना है। और एनसीईआरटी मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शनल को अभी छोड़ भी दीजिएगा, अभी आपके पास समय है तो प्रेशर नहीं है। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हैं क्लास 6 से क्लास 12 तक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये इकोनॉमी। आप एक फोकस आमतौर पर क्या होता है, हिस्ट्री का लोग पहले रखते हैं, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, तो ये एक तरीका है। इकोनॉमी भी करनी है, साइंस भी करना है, और प्लस न्यूज़पेपर की हैबिट। अभी देखिए जब आप एग्जाम के कुछ महीने पहले का समय होगा तो आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएंगे, और न्यूज़पेपर पढ़ना ऐसा जरूरी भी नहीं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। मेरे कहने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज आ रही है आपको पता होना चाहिए उस न्यूज में क्या बातें कही जा रही हैं, और न्यूज में तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसके आयाम क्या है, यानी कि खबर क्यों आई, क्या कारण है, या कोई बात है तो उसमें समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, ये वाली अप्रोच भी वहां न्यूज़पेपर में मिलती है, उसके एडिटोरियल में मिलती है, उसके आर्टिकल में मिलती है। तो उसको पढ़ें समझें। नहीं पढ़ समझ पा रहे हैं तो अभी आपकी और हमारी जहां मुलाकात होती है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें द हिंदू का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है, रोज सुबह आता है 8 बजे, आप उसको देखिए। हफ्ते में 3 दिन आपके लिए एडिटोरियल एनालिसिस भी आएगा। तो जो न्यूज़पेपर वाली समझ है उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो मेहनत हम आपको लिए करके देंगे आपको, लेकिन उसको बड़ा मन लगा के सुनना है। आप जितना उसको मन लगा के सुनेंगे आपकी एक समझ विकसित होगी, आपकी एक मैच्योरिटी डेवलप होगी। वो करंट अफेयर आपके काम उतना नहीं आएगा, लेकिन इतना आएगा कि आपकी समझ को बढ़ाने लगेगा। आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ना है वो धीरे धीरे काम करेगा और फिर वो एग्जाम के लिए आपके काम भी आएगा। अब फेज 2 में आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है और इसके लिए आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ऑप्शनल, इन सब के लिए समय निकालना शुरू करना है। तो पॉलिटी को आप स्टैंडर्ड बुक कोई एक फॉलो कर लीजिए। स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने के साथ जैसे दृष्टि की भी क्विक बुक आती है वो फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ रिसेंट के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह वो सब भी उसके साथ जोड़ के पढ़िए। ज्योग्राफी, इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी भी बहुत अच्छा अपने आप में सोर्स है। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने के लिए आप चाहें तो एटलस, जो मैप जिसमें रहते हैं, वो लेके साथ में पढ़िए। हिस्ट्री के लिए भी उसको 3 हिस्सों में बांट कर पढ़िए कि पहले प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, और इसके लिए एनसीईआरटी एक अच्छा बेस तो बन ही जाता है। ऑप्शनल को लेके एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ना और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 6, 7, 8 महीने जब तक हो चुके होंगे तब तक आपको एक मोटा अंदाजा लग चुका होगा कि मेरा ऑप्शनल अब ये हो सकता है। अब फेज 3 में 3 लेयर इंटरलिंकिंग मेथड करनी है। अब हम थोड़ी गहराई में जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपने एक आपके पास इंफॉर्मेशन है कि क्या हुआ है, दूसरा इसमें लेयर आ जाएगा कि जो हुआ है वह क्यों हुआ है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो किसी टॉपिक को देखने का नजरिया यहां से आपको विकसित होगा, किसी भी मुद्दे को देखने का नजरिया। और तीसरा क्या होगा, इंटरलिंकिंग। जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक है साइंस का, तो इन्वायरमेंट से कैसे जुड़ा है, या इन्वायरमेंट का है तो साइंस से कैसे जुड़ा है, या
इन्वायरमेंट का है तो इकोनॉमी से कैसे जुड़ा है, वो देखने की कोशिश कीजिए। और अगर आप बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी, साइंस एंड टेक है ना, इसको पूरा कर लीजिएगा जो आपने पिछले फेज में नहीं किया था। और अब ये समय है कि जब आप थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे तो आप थोड़ा सा टेस्ट देने की तरफ बढ़ सकते हैं। जब आप टेस्ट दे रहे होंगे फेज 4 में, तो ये अक्टूबर से लेके दिसंबर 2026 का होगा कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और टेस्ट भी दे रहे हैं। तो इस टाइम पे हफ्ते में एटलीस्ट 1-2 टेस्ट दीजिए। फिर उसमें ये देखिए कि कहाँ गलती हो रही है, किस टॉपिक में आपको समझने में दिक्कत आई, सवाल को समझने में, आंसर को निकालने में। और जो जो टॉपिक हैं उसको एक रजिस्टर में मेंटेन करिए, सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर मेंटेन करिए टॉपिक का, उसको दोबारा से पढ़िए, उसको इम्प्रूव कीजिए और हर कुछ दिनों में रिवाइज करते हुए पिछला जो इतना आपने पढ़ा है फिर से टेस्ट दीजिए। तो आपको अपनी इंप्रूवमेंट खुद झलकेगी। और एक हाँ, सीसेट वाली बात याद रखिएगा कि सीसेट पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सीसेट आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जिम्मेदार हो गया है। भले वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करता है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर होने के बावजूद वो बहुत मुश्किल पड़ता है। तो हल्के में नहीं लेना है, प्रैक्टिस उसकी भी करनी है। फेज 5 और 6 में आपको अब आगे बढ़ना है। फेज 5 क्या था, अब आप प्रीलिम्स की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी कि 2028 में आप आ चुके हैं। तो जनवरी से अप्रैल में ये चलेगा स्प्रिंट जोन, जिसमें आपकी गति बहुत तेज होगी। जब आपकी गति बहुत तेज होगी तो आप तेजी से बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं। एक तरह से आप नया आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आप वही कुछ पढ़ रहे हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो पहले आप जब पढ़ रहे थे तो आप नोट्स भी बना रहे थे साथ साथ में। नोट्स बनाने के साथ साथ आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए उसी में। अब जब आपके पास हर सब्जेक्ट का नोट्स है तो उसको रिवीजन करना भी आसान होगा। और अब आपको फैक्ट के बेस पे आगे बढ़ना है, ज्यादा फैक्ट्स को और कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो फाइनल जो मई का महीना है वो एग्जाम का है, लेकिन उसके बाद पहले आप ये फेज देखें तो आपके पास समरी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की। उसका रजिस्टर हो तो बहुत अच्छा है, या फिर आप बुक में भी पढ़ रहे हैं तो हाईलाइटेड हो, पूरी बुक हाईलाइट ना हो। और इसके साथ ही अब हर 3 दिन में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट हो रहा हो, और निगेटिव मार्किंग के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या हो वो फिक्स हो, और आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हो या सीसेट की तैयारी अब उस वक्त कर रहे हो। ये वो समय है, अगर अभी तक आपने सीसेट नहीं तैयार किया था तो अब जरूर कर लीजिएगा। और अब आखिरी जो मई का महीना है उसमें शुरुआत में आप टेस्ट देना बढ़ा दीजिए। और मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पे आपको PYQ भी देना बढ़ाना पड़ेगा। PYQ अगर आप एग्जाम के कुछ दिन पहले लगाते हैं तो आप ये होता कि आप यूपीएससी के उस माइंडसेट के साथ फ्रीक्वेंसी अपनी मैच कर लेते हैं जिस हिसाब से पेपर बने थे। तो आप उसी हिसाब के प्रश्न देख के गए थे पिछले साल वाले, तो इस बार आपको पता रहेगा कि किस प्रकार से सवाल यूपीएससी पूछता है। तो आप आंसर की तरफ कैसे अप्रोच करेंगे, आपका दिमाग चलेगा। और आखिरी के 7 दिन में तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। इस वक्त तो ऐसा है कि दिमाग को बस शांत रखना है। इस वक्त आपको कोई एंजाइटी का अटैक नहीं आना चाहिए, कोई एग्जाम फीवर नहीं आना चाहिए। तो आखिरी के 7 दिन नींद ज्यादा लेनी है, बहुत ज्यादा चाय कॉफी नहीं लेनी है, डाइट बहुत हल्की या यूं है कि हैवी नहीं रखनी है, जिससे कि डाइजेशन का इशू ना हो, ज्यादा तबीयत खराब होने का इशू ना हो, या कोई ऐसी जगह आपको सफर करने नहीं जानी जो आपके मौसम से अलग मौसम में आपको ले जाए। यानी कि आप एक्सट्रीम वेदर ठंड वाले में ना चले जाएं, एक्सट्रीम गर्मी वाले में ना चले जाएं। खान पान में भी वैसा ही संयम बरतने का मतलब ये है जिससे कि आपको तबीयत में या कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो कि आपको लगे कि एग्जाम में इसका असर पड़ेगा। जब आप ये सब चीजें कर रहे होंगे तो इन सब चीजों को करने का फायदा ये होगा कि अब इतने समय में आप बहुत कुछ तैयार कर चुके होंगे एग्जाम आते आते। क्यों? क्योंकि असली मतलब ये मुद्दा नहीं है कि ये 6 फेज में आप पढ़ रहे हैं। असली मुद्दा तो ये है कि आप हर दिन पढ़ रहे हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा कॉलेज टाइम में आपने पढ़ा है, और सोचिए आपकी पूरी तैयारी कॉलेज के साथ हो रही है। और ये जो है सबसे बेहतर तो है ही आपका अगर समय बचाता है। आप करंट अफेयर्स को याद रखिएगा। करंट अफेयर्स आज की डेट में यूपीएससी चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस भी इनफैक्ट बहुत मायने रखता है। आप प्रीलिम्स में देखें तो डायरेक्टली सवाल आज के डेट में भले ना आ रहे हो, इनडायरेक्टली बहुत आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में स्टैटिक को ढूंढना है, आपको देखना है कि करंट अफेयर में हिस्ट्री कहाँ पे पूछा है, आर्ट एंड कल्चर से कैसे पूछ लिया है, और करंट अफेयर के थ्रू उसने पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी कैसे पूछा है, आईआर कैसे पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि रोजाना आपको 30 से 45 मिनट करंट अफेयर को देने हैं। ये आप एक अपने आप से कसम मत खाइए, लेकिन एक वादा करिए। दूसरी बात कि आपको हर खबर को स्टैटिक से जोड़ना है। ये खबर आई है तो ये खबर किस सब्जेक्ट से और किस टॉपिक से रिलेट करती है, क्योंकि जब आप वो टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो आप करंट के साथ उस टॉपिक को रिलेट कर पाएंगे। फिर उसके बाद कोई भी जैसे संस्था है, उस संस्था के बारे में जानकारी, आर्टिकल है
या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है तो उस टॉपिक के बारे में जानकारी। फिर उसके बाद मंथली मैगजीन का कंपाइलेशन आता है। आपको पता है दृष्टि का मंथली मैगजीन का कंपाइलेशन आता है। उस कंपाइलेशन को आप अपने पास हर महीने रखेंगे तो साल भर का करंट अफेयर अगर आपको करना है तो कितने मैगजीन चाहिए? 12 मैगजीन। तो ये अपने लिए एक आपका बना बनाया नोट्स तो हो गया। दूसरी बात कि अब इसके साथ भी इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उनको थीम वाइज एक अलग रजिस्टर में नोट कर लीजिए। अपने हाथ से जब आप उसको लिख लेते हैं एक बार तो और ध्यान में रहती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं। और ईयरली कंपाइलेशन भी आता है, उसको भी ले लीजिएगा, दृष्टि का ले लीजिए। और ईयरली कंपाइलेशन का फायदा क्या होता है कि एक बार में आपको कंपाइलेशन, आपके नोट्स भी आपके रेडी एक तरह से बने बनाए हैं, पढ़ भी लेंगे और उसका कई बार रिवीजन कर लेंगे। लेकिन ये सब बातों के साथ खबरें वो चीज होती है जब आप उसको डेली देखते हैं। मंथली कंपाइलेशन तो महीने में एक बार, लेकिन जब मैं कह रहा हूं डेली, तो डेली आप पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। डेली कहां पढ़ेंगे? डेली दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से देख लीजिए, डेली करंट अफेयर आता है। उसके साथ ही यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल इसलिए क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमारे लिए सिर्फ देखना और पढ़ना काफी नहीं होता है, हम सुनना भी चाहते हैं देखने और पढ़ने के साथ में। तो यहाँ पे ये फायदा मिल जाता है, तो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहती हैं। हमारे दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पे मैंने कहा द हिंदू का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है, एडिटोरियल एनालिसिस भी अब हफ्ते में 3 दिन आएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो भी आते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट है वो भी आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अगली बात ये आती है, जब आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अभी आपके सामने चैलेंजेस नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। कैसा चैलेंज आएगा? जैसे एक प्लेसमेंट का प्रेशर आएगा। हो सकता है आप जिस कॉलेज में हैं, कंपनियां आती हैं, लोगों को प्लेसमेंट मिलता है, तो क्या आप उस दौरान यूपीएससी को छोड़ देंगे? प्लेसमेंट का जो टाइम होता है कुछ महीनों का ही होता है, तैयारी तो आपकी सालों तक चलेगी कॉलेज में, एटलीस्ट 1.5-2 साल। तो उस दौरान आपको तैयारी यूपीएससी की छोड़ने की जरूरत नहीं है। पर जिस टाइम पे प्लेसमेंट के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा आप एक काम करिएगा, तैयारी में समय कम दीजिएगा लेकिन रेगुलर देते रहिएगा। तो आप रोजाना कुछ समय कम कर दीजिए लेकिन डेली दीजिए। दूसरा है, सेमेस्टर के एग्जाम भी तो होंगे। ऐसा आप, हम तो ऐसा प्लान बना रहे हैं ना कि हर दिन पढ़ना है, लेकिन एग्जाम आएगा सेमेस्टर के, तो एग्जाम में तो समय निकालना पड़ेगा। एग्जाम वाले दिन आप कहां से पढ़ पाएंगे? तो वो आपको दिमाग में रखना है कि एग्जाम से 15 दिन पहले यूपीएससी की रफ्तार को कम करना है, तो लेकिन करंट अफेयर प्लस एक रिवीजन चैप्टर रोज जारी रखना है। मान लीजिए आप ऐसा करिए कि जब आपका एग्जाम चल रहा होगा उस दौरान आप उसी का पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर थोड़ा देखते जाइए। प्लस जितना आपने पहले पढ़ा था, यानी कि आप नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, रिवीजन करने पे आ जाते हैं। हर एग्जाम पे आप रिवीजन करते हैं, सोचिए उसी एग्जाम टाइम पे आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो रिवीजन करने के लिए आपके लिए एक अच्छा शेड्यूल बन गया। फिर फ्रेंड्स और फोमो की बात आ जाती है। तैयारी में आप जितने भी यूपीएससी के टॉपर को देख लीजिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो हर बार यही बात कहेंगे, दोस्त छूट जाते हैं, शादियां छूट जाती हैं, पार्टियां छूट जाती हैं। तो ये तो फोमो होता है ना। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं खो गया, इस बात का डर। इस डर को दूर कर दीजिए, क्योंकि जब सफलता शोर मचाएगी तो आप जश्न के सेंटर में होंगे और थोड़ी ऊंचाई पर होंगे जिस वक्त आपको सब देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा एक सेक्रीफाइस तो मांगता ही है। और आप जब पूरी ईमानदारी से यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि एक होता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब आप पूरी ईमानदारी से यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आपको कुछ जरूर हासिल। आप यूपीएससी में कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बाई चांस आपके पास पीसीएस का ऑप्शन होता है। क्योंकि जब आपके पास ज्ञान होता है तो उसका कुछ ना कुछ असर उसका मिलता है, उसका फायदा मिलता है, वो वेस्ट नहीं जाएगा एट लिस्ट। अब अगली बात कि फोमो का जो डर है कि मूवियां छूट रही हैं, नेटफ्लिक्स के ओटीटी छूट रहे हैं, नई नई वेब सीरीज आ रही छूट रही हैं, तो आइसोलेशन नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि गायब ही हो जाना है, आपको बैलेंस रखना होगा। हफ्ते में एक दिन तय कर लीजिए जो मेरा रेस्ट डे होगा, या जिस दिन मैं बहुत बस टेस्ट वेस्ट लगा लूंगा, एक टेस्ट लगा लूंगा, थोड़ा बहुत हो गया और कुछ नहीं करूंगा। या तो एक किसी दिन मैं चीट कर लूंगा। चीट का मतलब ये नहीं होता किसी को धोखा नहीं देना है, चीट डे जैसे जिम में होता है ना, वैसा वाला है। तो आप थोड़ा अपने आप को समय दे रहे हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये चीज रहेगी कि मैंने अपनी जिंदगी खपा नहीं दी है, अपनी जिंदगी जी भी रहा हूं। ये मकसद होना चाहिए। अब अगली बात आती है इसी बात में, सारी बातों का जो सार है उसको समझ लीजिए। आप डेली 2 से 3 घंटे लगभग पढ़ेंगे तो 1,500 घंटे पढ़ लेंगे, जो आपके अगले 21 महीने 22 महीने बाद के एग्जाम के लिए एक अच्छा समय आपके लिए है। और सीधी सी बात है, एग्जाम के पहले जब आप थोड़ा समय बढ़ाएंगे भी तो 2 घंटे 3 घंटे थोड़ी ना रहेंगे। दूसरा कि आपको अब सिर्फ रटना नहीं, आपके पास समय है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए और जो
3 लेयर इंटरलिंकिंग है उस पर फोकस करिएगा। और इसके अलावा जब आप टेस्ट देंगे तो कोई भी हो, चाहे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो, चाहे वो प्रीलिम्स का टेस्ट हो, आप जहां गलती कर रहे हैं उसको सुधारने का प्रयास कीजिए और अपनी गलतियों को पहचानिए। और दूसरा कि माइंडसेट बनाइए कि कॉलेज आपकी ढाल है, कॉलेज आपकी बाधा नहीं है। कॉलेज को आप अपने पढ़ाई के अनुसार मैनेज करिए। ये मैनेजमेंट आना चाहिए। आप तो डीएम बनना चाहते हैं। डीएम जो एक डिस्ट्रिक्ट का एक तरह से हम देखें तो मैनेजर की तरह काम करने वाला इंसान है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज कर रहा है। आप अपनी लाइफ के कुछ समय को मैनेज नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं बना सकते, वो आपको बनाना है। तो आप थोड़ा सा एक काम करिए कि आज आप ना अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। समय इसलिए निकालिए, आप सोचिए क्या आपको सच में यूपीएससी करना है? क्या यूपीएससी को आप सीरियसली टाइम देना चाहते हैं? क्या यूपीएससी का सिलेबस आपको समझ में आ रहा है? क्या ये सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, जो ट्रम्प कहते हैं कि टैरिफ लगा देंगे और ये सीमा की बात आती है, फिर पता चलता है कि हॉर्मुज में सुनने में आता है कि अब वहां से तेल निकलना मुश्किल हो गया है। क्या ये सब चीजों में आपका इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा सुनने में? अगर आपका आ रहा है इंटरेस्ट तो फिर एक काम करिए, आप सोचिए, थोड़ा समय लीजिए और सोच के आप डिसीजन ले ही लीजिए कि अब तैयारी करनी है तो करनी है, तो कैसे करनी है। मैंने आपको एक पूरा रोड मैप बना दिया। इस रोड मैप को आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ कवर करना आसान हो जाएगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।